नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी दिनों में आपसे मुलाकात हो रही है और बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब थी मेरी, इस वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाया। आज हम फंडामेंटल राइट्स के दो टॉपिक रह गए हैं हमारे, जो इनको खत्म करने वाले हैं। उसके बाद में आपका जो है मूल अधिकार खत्म हो जाएगा सारा का सारा। आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 के बारे में हम पढ़ेंगे आज के। ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है ये, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में डाल दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि ये फंडामेंटल राइट्स में ही क्यों डाले हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंधित करते हैं ये। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। आर्टिकल 33 के बारे में बात कर रहे हैं हम। आर्टिकल 33 जो है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी किताबों में आपके जो है या नोट्स में आप कहीं भी आप पढ़ोगे तो आपको एक लाइन में आपको पूरा आंसर दे रखा होगा इसका। मैंने यहाँ पे 4-5 लाइनों में आपको तोड़ करके बता दिया है और सारी की सारी चीजें बताएंगे। इसमें सबसे पहली बात कही गई है कि राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध है। आम नागरिकों के लिए नहीं है, व्यक्तियों के लिए नहीं है। व्यक्तियों के लिए तो हर आर्टिकल में आपने देखा होगा, हर आर्टिकल में अपने आप में अधिकार तो दिए रखे हैं, लेकिन उस पर प्रोविजन भी लगा रखे हैं। समझ में आ रही है? प्रतिबंध भी लगा रखे हैं, उसके पीछे क्लॉज सब क्लॉज दे रखे हैं, उसके पीछे आपको जो है प्रतिबंध भी लगा रखे हैं बहुत सारी चीजों में। लेकिन यहाँ पे भी प्रतिबंध लगा रखे हैं दो तरीके से। कौन से हैं? पहले तो राज्य के कर्मचारियों के ऊपर आर्टिकल 33 क्या कहता है, सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 33 कहता है कि पहला, सैन्य बल, जितने भी सैन्य कर्मचारी हैं हमारे, सैन्य बल में कौन कौन आता है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अगर ये मान के देखो, सोच के देखिए आप, अगर ये आंदोलन करने पर बैठ जाएं तो देश की रक्षा कौन करेगा? होली दिवाली पर छुट्टी मांगने लग जाएं तो देश की रक्षा कौन करेगा? ये कहने लग जाएं कि मेरा बोलने का मन कर रहा है। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मचारी, पुलिस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, पीएससी है, बहुत सारी ऐसी जो है कंपनीज हैं हमारे अंदर जो कार्य कर रही हैं हमारे अंदर। तो ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर ये आपको सामने दे दिए मैंने। लेकिन आप सोचिए, अगर ये अपने अधिकारों की मांग करने लग जाए, कोई पुलिसकर्मी जो है 1986 में एक बार पीएससी ने आंदोलन कर दिया था, आपको याद होगा, मैंने एक बार पढ़ाया था आपको, मूल अधिकारों में पढ़ाया था। तो उसमें पीएससी ने आंदोलन कर लिया था, उसको रोकने के लिए आर्मी आई थी। अब सोच के देखिए, कोई भी, जैसे कि हम आर्टिकल 19 का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, अब इनके पास में सूचना तंत्र है, जैसे कि ये तीसरा टॉपिक है, आसूचना तंत्र में कर्मचारी। जैसे कि ये सैन्य बल और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनका एक आसूचना तंत्र होता है, यानी इंटेलिजेंस विंग होता है। इंटेलिजेंस विंग होता है, जैसे कि रॉ है, आईबी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, एनआईए है, सीबीआई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश को जो है बनाए रखने में आंतरिक सुरक्षा के तौर पर सुरक्षित रखती हैं। लेकिन अगर यही आंदोलन पर करने पर बैठ जाए, इनको मूल अधिकार मिल जाए, जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, हमारी स्वतंत्रता है, हम बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कोई आईएएस ऑफिसर ट्वीट कर दे किसी भी चीज पर, या फिर फेसबुक पे ट्वीट कर दे, कोई अंदर की जानकारी लीक कर दे, तो है, तो अधिकार है, उसका बोलने का अधिकार है। जैसे इस तरीके से हम सरकार की बुराई कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आपको? सरकार की बुराई ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रतिबंध आप इन पे लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, इस चीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जी, इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों को जो है मौलिक अधिकार नहीं दिए गए। जी बिल्कुल नहीं दिए गए। राज्य के अंदर कर्मचारियों के अंतर्गत, जितने भी राज्य के अंतर्गत कर्मचारी आते हैं, राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, राज्य का मतलब कंट्री है ना, देश की बात चल रही है यहाँ पे। जहां पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात होती है, राज्य शब्द की बात जहां आती है, वो स्टेट नहीं होता है, वो कंट्रीज के बारे में बात हो रही है। तो ये इनके बारे में इस वजह से नहीं दिया गया है। दूसरा है, इनका एक संचार तंत्र भी होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम। समझ में आ रही? जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं किसी न किसी माध्यम से। पुलिस वालों के अलग होते हैं, और तुम्हारे आर्मी वालों के अलग होते हैं, नेवी वालों के अलग होते हैं। इन सारी चीजों के अलग अलग फोर्स के अलग अलग इनके इंटेलिजेंस विंग होते हैं, और इनके आसूचना तंत्र भी होते हैं और संचार तंत्र भी होते हैं। तो ये दोनों तो इन दोनों में ही आ जाते हैं। समझ में आ रही है? तो ये एक ही लाइन में आपके जो है किताब में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने ये आपको 4 टुकड़ों में बांट दिया है ताकि आपको समझ में आए। यहां तक आपको समझ में आया?
अगर आपको मान के देखो, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आप इनको मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स दे देते हैं तो देश में क्या होगा? क्या लोक व्यवस्था बनी रहेगी? जो लोग व्यवस्था बना रहे हैं वही बंद कर देंगे। जो लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं वही देश को तोड़ने के काम करेंगे फिर। समझ में आ रही है? अब कोई भी कुछ भी कह देगा, पुलिस वाला आके कुछ भी कह देगा, जो आर्मी वाले हैं बहुत सारी ऐसी जो खुफिया जानकारी होती हैं जो शेयर नहीं कर पाते। समझ में? इसी वजह से तो शेयर नहीं कर पाते आर्टिकल 33, इस वजह से शेयर नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी, जैसे कोई रॉ में काम कर चुका हो और वो बुक लिखना चाहता हो, समझ में आ रही? तो बुक लिखने पर भी प्रतिबंध है, क्योंकि वो कोई ऐसी सूचना आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता जो देश के लिए खतरा उत्पन्न करती हो। समझ में आ रही है आपको? यहां तक आ रही समझ में? तो आर्टिकल 33 सिर्फ इतना ही है। तो सर ये लोग बोले मतलब राष्ट्र के अंतर्गत काम करते, तो इन लोगों की कुछ तो अधिकार होंगे ऐसे जो इन्हें दिए गए होंगे, तो इनके सर जो नागरिक अधिकार है वो तो ऐसे छीन लिए गए। अगर नहीं, देखिए, नागरिक अधिकार इनका बना रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये ड्यूटी पर हैं, अगर ये अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, इस तरीके से प्रयोग करेंगे, तो हमारे देश की रक्षा करेगा कौन? समझ में आ रही है? ये अधिकार हमारे नागरिकों के लिए दिए गए हैं, ना कि राज्य के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए। अधिकार को बनाए रखने के लिए कौन करेगा काम? यही तो करते हैं। अगर यही उनका चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर कैसे देश का काम चलेगा? फिर सर इनके अधिकार नहीं होते हैं, और तब भी आप इनके अंदर जाना चाहते हो। सोचने वाली बात है। आप राज्य के कर्मचारी तो बनना चाहते हो ना, इन चीजों को यूपीएससी की तैयारी करते तो आप इस तरीके से इन्हीं में तो जाना चाहते हो। या तो आईएएस बनोगे, या आईपीएस बनोगे, या फिर बड़े बड़े कर्मचारी एनआईए, एमआई, आईबी, रॉ, कहीं ना कहीं तो जाओगे। अब फंडामेंटल यूज नहीं कर सकते आप इसका, वहां पे सारे के सारे प्रतिबंध हो जाएंगे। इन कर्मचारियों को लास्ट में लाइन लिखनी है, तैनात, यहां से आपको लिखना है। क्या लिखा आपने? ये यहां तक लिख लिया ना आपने? संचार तंत्र में तैनात कर्मचारियों के मूल अधिकारों के या मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। सीमित अंडरलाइन। बशर्ते किया गया है कि जगह किया जाएगा कर लेना आप, किया जाएगा बशर्ते संसद इसके लिए विधि का निर्माण करेगी। बशर्ते संसद इसके लिए विधि का निर्माण करेगी। हाँ, आपका आपका क्वेश्चन को क्या था अगला वाला? पाकिस्तान में संविधान है और वो संविधान के अनुसार ही चल रहा है। वो अलग बात है कि वहां का आर्मी शासन ज्यादा आ जाता है, उसके बारे में हम अब आर्टिकल 34 में बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में नहीं, इंडिया के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में 1956 में संविधान लागू हुआ था, बनकर के तैयार हुआ था, और हमारे यहाँ 1949 में बन गया था। ठीक है, 50 में लागू हो गया था। लेकिन वहां आम चुनाव जो हुए थे वो 1971 में हुए थे, जो कि इंदिरा गांधी के, जो है मैंने आपको बताया था बीच में, इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के कारण भारत बांग्लादेश और जो पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे दोनों, तो ये दोनों अलग हुए। परवेज मुशर्रफ की जीत हुई थी उस वक्त भारी मतों से, लेकिन उस वक्त जनरल, ऐसा ही नाम था उसका, मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, वो प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, क्योंकि वो पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो चाहता नहीं था कि बांग्ला जो भाषी मुसलमान हैं वो जो है प्रधानमंत्री के रूप में हमारे ऊपर शासन करें। इस वजह से उन्होंने वहां क्रूरता दिखाई और हमारे इंदिरा गांधी ने जो है हस्तक्षेप किया था, जो कि अलग कहानी है, जो कि फिर कभी सुनाऊंगा मैं उसके बारे में। तो यहां तक कुछ पूछना है आपको? समझ में आ रही है आपको? यहां तक समझ में आ रही है? आर्टिकल 34 पढ़ेंगे हम इसके बारे में। आर्टिकल 33 में से आज तक मैंने कोई भी यूपीएससी में से एग्जाम नहीं देखा है, कभी भी, मतलब क्वेश्चन नहीं देखा है। और लेकिन हाँ, कुछ यूपीएससी कुछ एग्जाम जो है कराती है, उनमें जरूर मैंने एक आध बार देखा है इसका 33 में से, लेकिन आता नहीं है ना, तो मेंस में से आता है ना, क्योंकि डिस्प्यूटेड चीजें हैं और गिनी चुनी चीजें हैं, उनमें से कोई पूछता नहीं है। आसपास थोड़ी सी पूछने वाली चीजें है,
क्योंकि ये डिस्प्यूट वाला मामला है, हर साल इस पे कुछ ना कुछ डिबेट होती रहती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से ढंग से। लेकिन आपके बारे में, आपके लक्ष्मीकांत जो है उसमें सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर पूरा दे रखा है, जो कि ये दे रखा है आर्टिकल किसी क्षेत्र विशेष को, पहला वाला क्या था, कर्मचारियों को, 33 किस चीज प्रतिबंध लगा रहा है, राज्य के अंतर्गत कर्मचारियों को, और ये क्या बात कर रहा है, किसी क्षेत्र विशेष पर। आर्टिकल 34 किस पे बात कर रहा है, किसी क्षेत्र विशेष को, किसी क्षेत्र विशेष को प्रतिबंधित करता है। उसमें नागरिक भी आते हैं, व्यक्ति भी आते हैं, सारे आ जाते हैं, समझ में आ रही है, उसमें सारे आ जाते हैं। ये राज्य के कर्मचारियों पर प्रतिबंध नहीं है, एक इस पर किसी क्षेत्र विशेष के चीजों पर जितने भी एरिया आता है जिसपे, हाँ, नागरिक व्यक्ति दोनों आ जाते हैं, उन दोनों पर प्रतिबंध लगाता है। समझ में आ रही है? प्रतिबंध कैसे लगाता है, कैसे है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। इसकी पहली लाइन, मैंने इसको 3 लाइनों में तोड़ दिया है, जबकि इसकी 4 लाइनें बननी चाहिए थी, चौथी लाइन में बता दूंगा इसको। चौथी सिर्फ इतना है कि संसद, हर आर्टिकल के पीछे इतना लिखा होता है कि संसद विधि का निर्माण करेगी। समझ में आ रही, इसलिए मैंने लिखा नहीं है वो। तो भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ, मार्शल लॉ जानते हो, मार्शल लॉ के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे, इसी के बारे में एक टॉपिक आएगा, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लागू हो तो, मार्शल लॉ को ही सैन्य अधिनियम बोलते हैं, समझ में आ रही है, इसी को सैन्य अधिनियम बोलते हैं। और इसी के तहत सबसे पहले 1958 में आस्पा लागू हुआ था, जिसे अपस्पा बोलते हैं, अपस्पा। ये सबसे पहले एक्ट बना था संसद के विधि के निर्माण के द्वारा। सबसे पहले मणिपुर में लगा था। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, पीसीएस में आता है कि सबसे पहले जो है ये जो मार्शल लॉ लागू हुआ था, कहां, किस राज्य में लागू किया गया था। और ये 58 से अब तक चल ही रहा है। हाँ, 58 से अब तक चल ही रहा है, क्योंकि कुछ आतंकवादी गुट ऐसे हैं वहां पर, नागा जनजातियां हैं कुछ, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में तो ज्यादातर चलता ही है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी चलता है ये, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान से अटैक होता रहता है, तो बहुत ज्यादा ऐसी खुफिया तंत्रों में ऐसी चीजें लागू हो जाती हैं, सैन्य अधिनियम। इसका मतलब ये है कि वो फंडामेंटल राइट को बंद कर दिया जाता है और सेना का जी, सेना का शासन हो जाता है। मार्शल लॉ जहां लागू हो गया, हमारे यहाँ विधि का शासन है, सेना का शासन है, रूल ऑफ लॉ। अब तक हम कहां तक पढ़ते आए, क्या पढ़ते आए थे, विधि का शासन, लोकतंत्र पढ़ते आए थे, विधि का शासन पढ़ते आए थे। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 कहां चले गए, सारी स्वतंत्रता, आर्टिकल 14 कहां चले गई, सबको खा गया ये। अच्छा, अनडेमोक्रेटिक जो आर्टिकल्स हैं, उन तीनों आर्टिकल्स का नाम बताइए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला सबसे पहला कौन सा है, 32, वो मतलब 22 क्या है इसमें, प्रिवेंशन डिटेंशन, बिना पूछे पुलिस उठा लेगी आपको, इसे क्या बोलते हैं, शक्तिमान। समझ में आ रही है, पुलिस राज्य की स्थापना। दूसरा 32, इसमें क्या है, मार्शल लॉ, आर्मी का शासन। समझ में आ रही है, पाकिस्तान में क्या होता है, किसका शासन है, आर्मी का शासन, लोकतंत्र गायब, सारी चीजें। जबकि दोनों देश आजाद हुए थे साथ में, 47 में, 14 को वो हुआ था, 15 अगस्त को हम हुए थे, उसके बावजूद 56 में संविधान बना, 71 में पहला आम चुनाव हुआ वहां, और हमारे यहाँ 51-52 में पहला आम चुनाव हुआ। समझ में आ रही है। कुछ क्लिप्स मैंने ऐसे देखी हैं कि कुछ नेता, हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं, मुझे नहीं पता किस टाइप से बात करते हैं वो, किस पढ़ा है कि उन्होंने नहीं पढ़ा है, वो कहते हैं कि सरदार पटेल को सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, तो देश की रूपरेखा चेंज हो जाती। और आज जिस देश में हम रह रहे हैं वो देश ही कुछ अलग होता। समझ में आ रही है। तो सरदार पटेल को, अब उनको ये नहीं पता है कि आम चुनाव सबसे पहले कब हुआ था, 51-52 में। सरदार पटेल की मृत्यु कब हुई थी, 1950 में। तो उनको पता है इस चीज के बारे में या नहीं पता है, और नहीं पता है तो इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। सरदार पटेल कहां से चुनाव लड़ लेते, पहली बात तो, पहले प्रधानमंत्री कैसे बन सकते थे वो, जब अकस्मात उनकी जो है मृत्यु हो गई थी 1950 में, तो 51-52 में कैसे हो सकता है। समझ में आ रही है। तो ये बीच का है, हटा देना इसको। हम यहां से थे, भारत के किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में मार्शल लॉ लागू हो तो, इसे ही सैन्य अधिनियम बोलते हैं। तो इसे बनाए रखने के लिए
तैनात सेवकों, सेवक नाम यूज ही हो रहा है यहाँ पे, सेवक। सेवक कौन है हमारे? मालिक कौन है? मालिक कौन है? हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया। किसका रूल है भाई यहाँ पे? विधि का शासन है, और विधि का शासन है तो इसका मतलब लोकतंत्र, और लोकतंत्र है तो जनता का शासन है। सोवरेंटी कौन है? जनता, संप्रभु जनता है। और लेकिन सेवक जब मालिक बन जाए क्या होगा उस देश का? आर्टिकल 34 आपातकालीन है कि नहीं, आपत्तिजनक आर्टिकल है कि नहीं, और उसको मौलिक अधिकारों जैसे इस तरह पवित्र स्थान पर डाल दिया गया है। इसको सोचने वाली बात है कि नहीं? ये आपके लिए क्वेश्चन है, सोच के देखना इसको क्यों, मतलब आर्टिकल 34 को और आर्टिकल 33 को क्यों मौलिक अधिकारों में डाला गया है, समझ में आ रही? हाँ सर, अगर ऐसे अधिनियम नहीं डालेंगे तो लोग तो अपनी मर्जी का कुछ भी मतलब कर सकते हैं ना, ऊपर तक उनको रोकने के लिए सशक्त सेना भी तो होना चाहिए। सेना होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सेना का शासन होना चाहिए या सेना सेवक बननी चाहिए? लेकिन सर ये तो कुछ टाइम के लिए होता है ना। अच्छा, हमारे यहाँ परिस्थितियों में लागू होता है। हाँ, आपातकालीन परिस्थितियों में लागू होता है, इसीलिए तो हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बारे में डिबेट करेंगे इसके बारे में। अथवा देखिए यहाँ पे तो इसे बनाए रखने के लिए तैनात सेवकों की क्षति, उनकी क्षति, कोई भी नुकसान हो जाए अथवा नुकसान की भरपाई की जाएगी। समझ में आ रही है कि अगर उनको किसी कोई भी नुकसान हो रहा है या कोई भी क्षति पहुंचाई जा रही है तो उनकी भरपाई की जाएगी। इन सेवकों के द्वारा दिए गए दंड, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये, दिए गए दंड अथवा किए गए कार्यों को वैधानिकता प्रदान की जाएगी। समझ में आ रही है? दूसरी बात ये सॉरी, अगर मार्शल लॉ जहां लागू है और इनके द्वारा किए गए कार्य कोई भी हो या दंड दिया गया हो तो उन पर कोई भी कार्रवाई न्यायालय द्वारा नहीं होगी, सामान्य न्यायालय द्वारा नहीं होगी। समझ में आ रही है? इनका एक अलग से कोर्ट होता है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन आप सोच के देखिए, सेना, जहां सेना का शासन है, जो आपस पर लग गया यहाँ पे, जहां पे भी, तो मान के देखिए इसका 58 में बना था ये सबसे पहले। तो आप सोच के देखिए, मार्शल लॉ जहां लागू हो वहां पे क्या मतलब होता है? आपके आर्टिकल 19, 20 और 21 खत्म। समझ में आ रही है? मैंने आपको 3 आर्टिकल पूछे थे, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो अनडेमोक्रेटिक हैं, बताइए, अलोकतांत्रिक हैं, कौन कौन से हैं? 22, 34 और एक और 352, वो खली है। समझ में आ रही है? ये शक्तिमान है, 300, मतलब ये 34 वाला शक्तिमान है। शक्तिमान देखा है? नहीं, शक्तिमान नहीं, शक्तिमान 22 है, ये सम्राट कैलिबस है, और वो खली है। खली, बाल गंगाधर नहीं गंगाधर, गंगाधर नाम होता है उसका, शक्तिमान का उसमें। तो ये पूरा हो गया। और लास्ट का चौथा लाइन है इसमें, संसद इसके द्वारा विधि बनाएगी। इस सारी चीजों के लिए संसद इसके लिए विधि बनाएगी। आर्टिकल 34 इतना ही है, लेकिन आपको जैसे मेंस में आ जाए तो आप लिखोगे कैसे, किस तरीके से लिखोगे, समझ में आ रही है? लेकिन ये प्री के हिसाब से है, अब मेंस के हिसाब से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब सोच के देखिए, आपको इतने सारे मौलिक अधिकार दिए गए, आप बहुत खुश हो रहे हो कि मैंने एक बार डायलॉग बोला था, अपनी भी शादी में ना जाऊं, मेरी मर्जी। समझ में आ रही है? कौन सा आर्टिकल देता है? 21 जो है, मैं पीले बाल करवाऊं या हरे कटवाऊं, बड़े करवाऊं, लेडी जो जैसे रखवाऊं, मैं चौराहे पे डांस करूं, कोई किसी से मतलब नहीं। रात के 12 बजे जाए बतरा पे और आराम से जो है चाय पिए, सिगरेट पिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कहेगा। ये होती है स्वतंत्रता, इसे कहते हैं लोकतंत्र, इसे कहते हैं जनता का शासन। लेकिन मार्शल लॉ अपने जैसे देश में, कभी सोचा, कभी सेना का शासन भी हो सकता है? वाई? हेडिंग डाली सबसे पहले, मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ, पहली हेडिंग डाली ना, मार्शल लॉ। इसमें लिखो पहला पॉइंट, लोक व्यवस्था बनाए रखने का काम सिविल प्रशासन का काम है। सिविल प्रशासन का मतलब कौन होता है? डीएम और एसपी। लोक व्यवस्था बनाए रखने का काम सिविल प्रशासन का काम है।
परंतु परंतु सिविल प्रशासन लोक व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो जाए तो सेना की सहायता ली जा सकती है। सेना की सहायता ली जा सकती है। अब सेना का मतलब क्या है? जर्नल, कर्नल, समझ में आ रही है? ये बड़े बड़े डीएमएसपी कार्य करेंगे उस जिले में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके ऊपर कौन होगा? आर्मी। इनके ऊपर सेना का कार्य होगा। अगर आप देखिए, यहां पर देखिए, आप जम्मू कश्मीर में आप कभी घूमने जाओ तो वहां कभी देखना, हर जगह पे हर जिले में चौकी बनी रहती है, हर चीज की, पुलिस की, है ना, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन वहां चौकियां किसकी हैं? आर्मी वालों की। समझ में आ रही है? आर्मी वालों की है वहां चौकियां। क्यों? वहां की जनता को जीने का अधिकार नहीं है। अच्छा, पुलिस वालों से तो हम डायरेक्ट काम कर लेते हैं, बीड़ी मांग के पी लेते हैं एक दूसरे से, बढ़िया आपस में हालचाल पूछ लेते हैं, और सब बढ़िया, सारी चीजें बढ़िया, कोई और डर भी नहीं लगता। लेकिन सेना क्या जानती है? सिर्फ एक ही काम जानती है, गोली चलाना। हाँ, खत्म। समझ में आ रही है? अगर सेना का जवान भी, एटीट्यूड भी ऐसे ही होता है, सिखाया है उनको, गया ट्रेनिंग ऐसी दी गई है। किसी छोटे बच्चों को टॉफी भी देगा ना, लो टॉफी खाओ, इस तरीके से तन के, लो टॉफी खाओ। समझ में आ रही है? इस तरीके। और पुलिस वाला कितने प्यार से बोलता है, क्योंकि ट्रेनिंग का असर है ये सारी चीजें। समझ में आ रही है? अगला अगला पॉइंट इसी में, इसकी घोषणा राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल इसकी घोषणा राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल कर सकता है। राइटिंग पे विशेष ध्यान देना, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ। कर सकता है। और ये समूचे राज्य यानी कि पूरे राज्य अथवा किसी क्षेत्र विशेष में लागू किया जा सकता है। अब सोच के देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन बने हुआ है 1993 में, है ना। तो अब उसमें देखिए, मानव अधिकार आयोग जो 1993 में बना था, वो इसी चीज के लिए बना था कि मानवों के अधिकारों को, जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, जितने भी मानव अधिकार होते हैं, वो सभी फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, सारे नहीं होते, लेकिन जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे के सारे ह्यूमन राइट्स होते हैं कि नहीं। उन्हीं की रक्षा के लिए हमारे यहाँ यूएनओ भी काम करता है पूरे विश्व के लिए, और एमनेस्टी इंटरनेशनल भी काम करता है। समझ में आ रही है? और AIADU करके कुछ एक ऐसी संस्था है, वो भी काम करती है। और हमारे NHR क्या नाम है, ये मानव अधिकार आयोग काम कर ही रहा है। तो ये बार बार, जैसे कोई पुलिस वाले ने किसी को गोली मार दी, तो मानव अधिकार आयोग के खुद ऑफिसर आएंगे उसकी जांच करने के लिए। आपने शूट आउट एट बटाला देखी है पिक्चर? बटला हाउस, हाँ, देखिए ना। तो उसमें वो कहता है कि हम जैसे पुलिस कर्मियों को डैश डैश डैश, मैं उन शब्दों को यूज नहीं करना चाहता, असंसदीय है वो, इस वजह से। तो हमारी वो हालत है, गोली मारो तो भी, ना मारो तो भी। समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे क्या है, दन दन मार्शल लॉ जहां लागू होगा, वहां पे आपके रात के 12 बजे क्या करने का टाइम होता है? सोने का टाइम होता है ना। कोई कुछ भी कर रहा हो अपने कमरे में, अपने घर में, और तुम दरवाजा, मतलब बिना खटखटाए लात मार के दरवाजा तोड़ो। सीबीआई में होता है, जो उसमें CID में जो दिखाते हैं, इस तरीके से तुम शक्तिमान बन के आ रहे हो, किसी के भी घर में घुस रहे हो, किसी को भी गाड़ी रोक करके अरेस्ट कर रहे हो, किसी को, आर्टिकल 22 की तरह, उससे भी तगड़ा है कि नहीं है? हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? किसी भी इंसान को पकड़ के जेल में डाल रहे हो, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल, कोई पता नहीं है उसके लिए, सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी गोली मार देते हैं, किसी को जवाब देना नहीं पड़ता है।
कितना खतरनाक है ये कानून, समझ में आ रही है। लेकिन मानव अधिकार के अलग तर्क है। मानव अधिकार तो पता नहीं कैसे कैसे तर्क लगाता है इन पे। मानव अधिकार यहां तक कह चुका है, मैं ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे बोल रहा हूं इस चीज को, और ये आप चेक कर लेना, गूगल पे चेक कर लेना। मानव अधिकार आयोग की किसी महिला ने ये कहा था कि मानव अधिकार, ये जो आसपास जो एक्ट बनाया गया है, ये एक महिलाओं को बलात्कार करने के लिए माध्यम बनाया गया है। समझ में आ रही कितनी गहरी बात कह दी है, बलात्कार करने का। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्मी के जवानों की शिकायत ऐसी आई थी, न्यूज में आई थी, खबर मिली थी, मुझे तो कंफर्म नहीं है इस चीज का, कि मतलब उन्होंने इस तरीके से किया वहां की लेडीजों के साथ में, उनके घर में घुस करके इस तरीके से कर रहे हैं। तो अपनी जबरदस्ती तो कर ही रहे हैं सारी सारी चीजें। लेकिन एक चीज और है, जैसे जैसे कोई पुलिस वाला किसी को मार देता है तो उस पर मानव अधिकार आयोग के जितने भी कर्मचारी हैं उस पर जांच पड़ताल बैठ जाएगी और उस पर सारी चीजें रिसर्च करेगी। लेकिन अगर आर्मी वाला किसी को मार देता है तो वहां मानव अधिकार जाएगा नहीं, वहां मानव अधिकार आदेश देगा किसी आर्मी वाले ऑफिसर को, बड़े अधिकारी को, कि आप के जो सबॉर्डिनेट ने जो कार्य किया है उसके विरुद्ध छानबीन करके मुझे रिपोर्ट दो। अब सोच के देखिए, कोई भी आर्मी ऑफिसर अपने छोटे ऑफिसर की रिपोर्ट कैसी बनाएगा? अच्छी बनाएगा ना, वो अपनी इमेज क्यों कराएगा वो, समझ में आ रही। कोई भी फोर्स हो अपनी इमेज क्यों कराएगा। तो मानव अधिकार आयोग बहुत ज्यादा इसमें कहता है। लेकिन अगला हेडिंग देखिए, मानव अधिकार आयोग क्या कहता है इसके बारे में। मार्शल लॉ, ऐसे डालना है इसका, मार्शल लॉ एवं मानव अधिकार आयोग। अगली हेडिंग डालना, मार्शल लॉ एवं मानव अधिकार आयोग। आयोग कर लेना या मार्शल अधिकार कर लेना, बस मानव अधिकार। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ जिन क्षेत्रों में लागू होता है, मार्शल लॉ जिन क्षेत्रों में लागू होता है वहां लोक व्यवस्था, वहां लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, वहां लोक व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार, बनाए रखने का अधिकार सैन्य बलों को दे दिया जाता है। लोक व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार सैन्य बलों को दे दिया जाता है। और सैन्य बलों के द्वारा की गई, और सैन्य बलों के द्वारा की गई और सैन्य बलों के द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के लिए, किसी भी कार्रवाई के लिए किसी भी कार्रवाई के लिए उन्हें किसी भी सामान्य न्यायालय, उन्हें किसी भी सामान्य न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। सामान्य न्यायालय का मतलब क्या होता है? एससी सुप्रीम कोर्ट, एचसी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये होते हैं सामान्य न्यायालय। समझ में आ रही? इन तीनों के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। सामान्य न्यायालय में उत्तरदायी नहीं। तो हाँ, अगला पॉइंट, आसपा के अंतर्गत चल रहा है। आसपा के अंतर्गत सैन्य अधिकारियों को विशेष संरक्षण दिया गया है, विशेष संरक्षण दिया गया है। और इसके प्रयोग के दौरान, और इसके प्रयोग के दौरान, और इसके प्रयोग के दौरान अनुच्छेद 19, 20
और 21, अनुच्छेद 19, 20 और 21 निरर्थक हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप बोलोगे तो वो ठोक देंगे। समझ में आ रही है? बिल्कुल शांत, इनका कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल कोई अर्थ नहीं रहता। क्या लिखा आपने? निरर्थक हो जाए। निरर्थक हो जाते हैं और पुलिस राज्य की स्थापना हो जाती है, और पुलिस राज्य की स्थापना हो जाती है। सैन्य राज्य नहीं कर सकते। सैन्य राज्य नहीं कह सकते, पुलिस स्टेट एक बहुत बड़ा गंभीर शब्द है। पुलिस राज्य का मतलब ये नहीं होता कि पुलिस ही जो है उस पर शासन करे। पुलिस राज्य का मतलब होता है तानाशाही शासन, सैन्य शासन। समझ में आ रही है? एक ऐसा अधिनायकवाद आ जाता है जिस पर कोई जो है अंकुश नहीं रहता। समझ में आ रही है? उसे पुलिस स्टेट बोलते हैं। कि बहुत भारी भरकम शब्द है ये, और जब आप क्वेश्चन आंसर में डालोगे इन चीजों को तो मजा आ जाता है। समझ में आ रही है? पढ़ने वाला देख के लगता है कि हाँ वास्तव में पॉलिटी बढ़ गया है। आ रही समझ में? लास्ट का लिख लो, मानव अधिकार आयोग का एक तर्क है, एक और लास्ट का पॉइंट है। मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार यह राज्य के द्वारा की गई हिंसा है। यह राज्य के द्वारा की गई हिंसा है। कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि राज्य के द्वारा की गई हिंसा है। और एक और लास्ट में एक शब्द और लिख लेना मेरी तरफ से, यह राज्य आतंकवाद है। और यह राज्य आतंकवाद, स्टेट टेररिज्म, और यह राज्य आतंकवाद है। कितना संगीन आरोप लगाया है। समझ में आ रही है? सॉरी, राज्य के ऊपर, ये आर्मी के ऊपर नहीं लगाया है। ये चला भाई, संसद तो अधिनियम बना रही है, उसी के अनुसार तो काम कर रहे हैं ये सारे के सारे, सरकारी तो कर रही है सारी की सारी चीजें। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन किस पे आरोप लगाएगा? सरकार पे लगाएगा कि राज्य आतंकवादी पुलिस स्टेट की स्थापना करना चाहते हैं। समझ में आ रही है? लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, सारी चीजें। अब सरकार का भी पक्ष सुन ले। सरकार क्या कहती है? भाई देखो, हम मजबूर हैं, हमारे ऐसे ऐसे सिचुएशन, हमारा नया नया देश आजाद हुआ उस टाइम पे, और बहुत सारे ऐसे आतंकवादी गुट उस समय पे थे जो हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। समझ में आ रही है? तो उनको तोड़ना चाहते थे अलग अलग राज्यों को लेकर। जैसे अब आपने देखा उस वक्त हैदराबाद अलग भाग रहा था, है ना? बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो जिनको पटेल ने जो है सारी चीजों को सम्मिलित किया था और उस वक्त एक ही देश में समाहित किया था। हाँ, जो जनजातीय छत्तीसगढ़ और जो झारखंड वाले में जो भी जनजाति वगैरह रहते हैं, वो लोग भी तो विद्रोह कर, तो उन पे भी ये लोग नहीं, उन पे मार्शल लॉ लागू नहीं होता। वो देश के अंदर होते हैं, हालांकि ये भी देश के अंदर होते हैं, लेकिन सीमाओं के टच में होते हैं। बट दिक्कत ये है कि वो उनको हम उग्रवादी नहीं कह सकते, उनको नक्सलवादी कह सकते हैं। एक्चुअली उनके साथ में एक समाजवाद नाम का एक शब्द है जो कि मैंने आपको कई बार डिफाइन किया है। हमारे यहाँ ये जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है ना, बहुत से लोगों ने समाजवाद नाम का चश्मा पहन रखा है, बहुत से लोगों ने उदारवाद नाम का चश्मा पहन रखा है, बहुत से लोगों ने नारीवाद का नाम का चश्मा पहन रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दो लोगों में लड़ाई हो रही है और समाजवादी कोई देख रहा है, तो समाजवादी क्या कहेगा कि गारंटी से पक्का ये एक पैसा वाला है, एक गरीब आदमी है। पैसे के ऊपर झगड़ा हो रहा है क्योंकि गरीब आदमी के पैसे ले लिए हैं अमीर आदमी ने, वो 100% यही कहेगा। और नारीवादी क्या देखेगा? उन्हीं दोनों को देखेगा। तो नारीवादी, एक औरत होगी इसमें और एक आदमी होगा, और औरत के ऊपर हाथ छोड़ रहा होगा पुरुष, क्योंकि पैट्रियार्की है। पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्तात्मक सत्ता। समझ में आ रही है? दूसरी, उदारवादी उसी चीज को देखेगा, उसका मोटिव, उसको अप्रोच अलग होगा। समझ में आ रही है? तो सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। और जैसे कि मान लो आपने एनडीटीवी का रवीश नाम करके देखा ना, रवीश कुमार, उनका वो देख लिया, ऐसे लगेगा सरकार को बम फोड़ के उड़ा दूं। इस तरीके के भड़काऊ भाषण है उनके। समझ में आ रही है? आपने कभी जनसत्ता अखबार पढ़ लिया ना, तो आपको ऐसा लगेगा सरकार को खत्म ही कर देना चाहिए, ये सरकार निकम्मी है। समझ में आ रही है? कुछ काम नहीं करती है। और आपने द हिंदू पढ़ लिया तो हालत ही खराब है। न्यूज़पेपर भी अपने अपने चश्मे लगा करके लिखते हैं, क्योंकि हम अपनी अप्रोच बना नहीं पाते, क्योंकि हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और हमको इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, एक तरफ नहीं देखना है। हमें सरकार का पक्ष भी देखना है,
ह्यूमन राइट्स का कमीशन उसका भी देखना है, लॉ भी देखना है अपना अपना, और सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है उसका भी देखना है, उसके बाद निष्कर्ष देना है हमें। समझ में आ रही है? यही तो करना है हमें, पॉलिटिशियन नहीं बनना है हमें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि भाई आप आसपास बहुत बड़ा गलत कानून है हम आंदोलन पर उतर जाएं। समझ में आ रही है? अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन बुरा तो है, अब तक तो मैंने बता दिया यहां तक कहां तक बुरा है, लेकिन अब सरकार का पक्ष भी तो सुन लो। समझ में आ रही है? और दूसरी बात, वो जो रही बात नक्सलवाद की, वो अपने अधिकारों की मांग के लिए बने हैं। बहुत गरीब आदमी है वहां, नहीं तो रोड है, ना पुल है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है, ना एजुकेशन की वो सुविधा भी है। तो सर आतंकवादी की तरह गतिविधियां करते हाँ, हैं। आतंकवादियों के लिए तरह गतिविधियां करते हैं, लेकिन वो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। समझ में आ रही है? उसे इसीलिए नक्सलवादी कहते हैं। तो सर जो कश्मीर में लड़ते हैं वो भी तो अधिकार के लिए लड़ते वो अधिकार के लिए नहीं लड़ते, वो बंटवारे के लिए लड़ते हैं कि कश्मीर हमारा है। समझ में आ रही है? इसे आजाद करो, वो अधिकार के लिए नहीं लड़ते। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो नागालैंड में, नागालैंड को अलग से देश बनाओ, मणिपुर में अलग से देश बनाओ। अब इस तरीके से हम सबको अलग अलग हिस्सा देने लग जाएं तो हिंदुस्तान तो हजारों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है? खालिस्तान की मांग हो रही है पंजाब में, दे दें फिर? तो वहां क्या पुलिस काम चला लेगी? वहां पे नहीं चला पाएगी ना, कि कौन चलाएगा? आर्मी। अच्छा, एक किस्सा सुनाता हूं आपको। 1984 में गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ था, आपको याद होगा इस चीज के बारे में। वहां पे पुलिस के हाथों में कंट्रोल आया था? नहीं आया था ना। जब जहां सिविल प्रशासन फेल हो जाता है वहीं पे मार्शल लॉ लागू हो जाता है। समझ में आ रही है? पंजाब में भी रहा है मार्शल लॉ, और उसी टाइम पे रहा है जब इंदिरा गांधी का शासन था। तो इंदिरा गांधी ने जो है गोलियां चलवा दी थी, और गोल्डन टेम्पल के अंदर भी बमबारी हो गई थी। तब जाकर के काफी दिन लग गए थे, 5-6 दिन लग गए थे, जब भूख और प्यास से लोग मरने लगे थे, क्योंकि बाहर से खाना जा नहीं रहा था, अंदर आतंकवादी बंद थे। समझ में आ रही है? अब आतंकवादी कहें या फिर क्या कहें, उनसे वो अलग बात है, वो सारी चीज सोचने वाली समझने वाली चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए तो आतंकवादी हो सकते हैं ना वो, क्योंकि हमारे देश को तोड़ने की बात जो करेगा वो तो आतंकवादी है ना। जो एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने की बात करेगा वो तो आतंकवादी है ना। अब उसके लिए तो आसपा लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं। अब सैनिक देखा है आपने, 50 डिग्री माइनस में अब वो खड़े रहते हैं, कहीं से भी गोली आ सकती है, कहीं से भी। परिवार से बात नहीं हो नहीं पाती, कई कई महीने हो जाते हैं, छुट्टियां मिलती नहीं होली दीपावली पर। हम तो जाते हैं बड़े आराम से, दिया जलाते हैं, बच्चों के साथ फुलझड़ी करते हैं ना, आराम से सांप वाली गोली चलाते हैं, कभी बम फोड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। कभी देखा है तुमको सेना के कर्मचारियों को बच्चों के साथ करते हुए? नहीं ना, तिरंगे में लिपटते हुए देखे हैं। 1-2 दिन सलाम किया, 1-2 दिन याद रखेंगे, उसके बाद गए, खत्म। ऐसे लोगों को सुरक्षा दी जानी चाहिए कि नहीं? यही सरकार का तर्क है। लिखिए अगला पॉइंट, पॉइंट नहीं मतलब हेडिंग। सरकार का दृष्टिकोण। सरकार का दृष्टिकोण। सरकार का मानना है, सरकार का मानना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में, सरकार का मानना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पूर्वोत्तर राज्यों में एवं जम्मू एंड कश्मीर में, एवं जम्मू एंड कश्मीर में उग्रवाद, एवं मिलिटेंसी के कारण, मिलिटेंसी का मतलब समझते हो ना? आर्मी पर हमला। आर्मी पर हमला। मिलिटेंसी के कारण राष्ट्र की एकता अखंडता पर खतरा उत्पन्न हो गया है। राष्ट्र की एकता अखंडता पर खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसके संरक्षण के लिए, जिसके संरक्षण के लिए कठोर विधियों की आवश्यकता है, जिसके संरक्षण के लिए कठोर विधियों की आवश्यकता है। सॉरी।
दूसरा पॉइंट, अगला क्या कहती है सरकार, जिन क्षेत्रों में आसपा लागू है, जिन क्षेत्रों में अवस्पा लागू है वहां सैन्य बल के सदस्य, वहां सैन्य बल के सदस्य अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। सैन्य बलों के सैन्य बलों के सदस्य वहां अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, जिन्हें संरक्षण देना, जिन्हें संरक्षण देना आवश्यक है। कोई तो ऐसा जो है उनके पास में पावर हो, जो उनको लगे कि हाँ वास्तव में हमारे हाथ में पावर है, हम अपनी रक्षा करने के लिए। समझ में आ रही है? अब इस तरीके से तो कोई भी मार सकता है, जनता ही वाकई परेशान। पर पत्थर मार, आप देखें ना जम्मू कश्मीर में कितने पत्थरबाज हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है बॉम्ब बना करके मिलिट्री उसमें भेज देते हैं और बूम। समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें देखो, महसूस करो, उनके भी परेशानियां हैं, दुख हैं, उनके भी कारण हैं। इसको कारण करने, उनको शौक नहीं है किसी पे गोली चलाने का, मिलिट्री को किसी को शौक नहीं है। मिलिट्री बहुत सारे ऐसे काम कर रही है, जो मिलिट्री स्कूल चला रही है, आर्मी स्कूल भी देखे होंगे आपने, सैन्य स्कूल भी देखे होंगे आपने, भोजन की व्यवस्था भी कर रही है गरीब लोगों के लिए। अच्छा, कहीं बाढ़ आ जाती है तो कौन जाता है? आर्मी जाती है। समझ में आ रही है? तो ऐसे भी नहीं है कि मतलब आर्मी सिर्फ मारने ठोकने का पीटने का ही काम कर रही है, आर्मी बचाने का काम भी कर रही है। उन पहलुओं को भी तो देखो। आर्मी के सारी चीजों को आरोप में, अब तक तो हमने आरोप देख लिए सारे के सारे, आर्मी की अच्छी चीजों को भी तो देखो कि वो क्या क्या कर रहे हैं। एक लाइन और लिख रहे हैं इसमें, अन्यथा उनका मनोबल, अन्यथा उनका मनोबल टूटेगा, अन्यथा उनका मनोबल टूटेगा। अगला पॉइंट, आसपा एक आपवादिक प्रावधान है। ये गवर्नमेंट के तर्क हैं, सरकार के। आसपा एक आपवादिक प्रावधान है जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग आपवादिक परिस्थितियों, आपवादिक परिस्थितियों में ही होता है, जिसका प्रयोग आपवादिक परिस्थितियों में ही होता है। इसलिए त्रिपुरा में आसपा हटा दिया गया है, इसलिए त्रिपुरा में आसपा हटा दिया गया है। लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, सैन्य बल, सैन्य बल संसद के द्वारा निर्मित अधिनियमों के अनुसार, सैन्य बल संसद के द्वारा निर्मित अधिनियमों के अनुसार सैन्य न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं, सैन्य न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, कौन कह सकता है कि आर्मी के ऊपर कोई जो है ये आसपास जहां लागू हो जाता है कि ये शक्तिमान बन जाता है, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। इनके भी खुद के कोर्ट मार्शल होते हैं। समझ में आ रही है? इनके भी खुद के कोर्ट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आते। समझ में आ रही है? इनके लिए जो कोर्ट होते हैं, इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी सजाएं देते हैं इनको। एक एक ऑर्डर पर कुछ भी काम हो जाता है ना, एक एक ऑर्डर पर उनका सीनियर जो कर्नल जनरल जो भी हो, अब उनके लिए एक एक ऑर्डर पर 25-25 30-30 किलोमीटर 20-20 25-25 किलो वजन उठा करके पूरे पर्वत पर जो है, हिमालय पर्वत पर जहां रेंज जाती है, वहां पे बर्फ पर लेटा देते हैं, घुमाते हैं, दौड़ाते हैं इनको। समझ में आ रही? कितना कष्ट देते हैं सारी चीजें। और कोर्ट मार्शल भी तो होता है इनका, सस्पेंड हो जाते हैं कुछ, या कुछ को जेल हो जाती है, वो सारी चीजें हो जाती हैं। अपनी जो अनैतिकता दिखाएंगे तो। समझ में आ रही है?
तो अगली लाइन लिखो इसको, क्या लिखाया था मैं लास्ट में? सैन्य के अंतर्गत आते हैं। सैन्य न्यायालय के अंतर्गत। सैन्य न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। और अनैतिक आचरण और अनैतिक आचरण और शक्ति के बर्बर दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप उनके विरुद्ध कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। उनके विरुद्ध कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। अब सरकार के ये तर्क हैं सारे के सारे, समझ में आ रही? कभी क्वेश्चन आ जाए यहां से आसपास से लेकर के, तो आप यहां से देख सकते हैं। समझ में आ रही है? आप ह्यूमन राइट्स के तर्क लेना, कोर्ट मार्शल के तर्क लेना और सरकार के तर्क लेना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के भी तर्क ले लेना, एक दो लाइन, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, आपने कभी सुना है 2-3 सालों के अंतर्गत बहुत सारे जो रिटायर्ड फौजी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है? नहीं सुना कभी? की थी एक बार। वन पेंशन के बारे में, उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो तो अलग सिस्टम है। एक और चीज के लिए की थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि अगर शक्ति का बर्बर दुरुपयोग करता है कोई भी कर्मचारी, अगर शक्ति से ऊपर जाता है, लिमिट्स पार करता है, तो सामान्य न्यायालय के अंतर्गत इनकी एफआईआर हो सकती है। और एक इसकी मिलिट्री के आदमी की जो है एफआईआर दर्ज हुई थी, इसके लिए बहुत बड़ा हंगामा हुआ था हमारे देश में। तो सुप्रीम कोर्ट में ही ये सारी चीजों को लेकर के अपील दी गई थी कि जो आपने फैसला लिया है उस पर पुनर्विचार करें और इसको वापस ली जाए। समझ में आ रही है? क्योंकि सरकार ने तो अपने पक्ष दे ही दिए थे सारे। अब इसके भी देख लें। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय का दृष्टिकोण, हेडिंग डालने, न्यायालय का दृष्टिकोण। मूल अधिकारों के रक्षक होने के कारण कौन है रक्षक मूल अधिकारों का? सुप्रीम कोर्ट। शाबाश। उच्चतम न्यायालय का तर्क है, कि आसपा का प्रयोग उतने लंबे समय तक नहीं होना चाहिए, अब मान लो किसी राज्य में आसपा लगा हुआ है, अब कम से कम उसकी लिमिट्स तो है नहीं कि भाई कब तक लगेगा, वो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, इसमें लगा ही हुआ है। अब जैसे मान लो किसी का ऑपरेशन हो रहा है ना, किसी बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है या किसी महिला का ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा? समझ में आ रही है? तो ऑपरेशन कितने दिन चलेगा ये तो बताओ। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, लिमिट्स तो पूछ दो, क्रॉस मत करो इस चीज की, क्योंकि वहां के ह्यूमन राइट्स जो है खतरे में पड़ जाते हैं। जहां आसपास लागू हुआ 19, 20, 21 खत्म। समझ में आ रही है? आर्टिकल खत्म हो जाते हैं सारे के सारे, घर से बाहर नहीं निकल सकते वहां के लोग। समझ में आ रही है? क्योंकि देखते ही गोली मारने का ऑर्डर होता है। धारा 144 देखिए ना आपने, धारा 144 पूरे देश में लागू हो जाती है, वो एक आईपीसी का कानून है। 5 लोग इकट्ठा नहीं चल सकते वहां पे, उस कानून में ऐसा होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि देख के पुलिस वाले आपको देख के गोली नहीं मारेंगे, पुलिस वाले आपको बुलाएंगे, एक एक तमाचा देंगे और 3 को अलग भेजेंगे, 2 को अलग भेजेंगे। समझ में आ रही है? क्योंकि 5 लोग इकट्ठा नहीं जा सकते। लेकिन इसमें तो धड़ 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 खत्म, 5 जाएंगे एक साथ में। समझ में आ रही है? तो लिमिट्स भी तो होनी चाहिए ना, तय तो करो। आर्मी का आपने लगा दिया, आसपा लगा दिए, 58 में लगाया था, अभी तक चालू है तुम्हारा मणिपुर में, अभी तक सफाई नहीं हुई है। कब तक सफाई करते रहोगे? ये भी एक कारण हो सकता है। समझ में आ रही है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सही बात कही है। अगला देखते हैं इसका पॉइंट, अगला तर्क क्या देता है। अगला पॉइंट, पहली बार
पहली बार वर्ष 2017 पहली बार वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा निर्णय देते हुए कहा कि यदि सैन्य बलों के द्वारा यदि सैन्य बलों के द्वारा अपनी शक्ति का मनमाना दुरुपयोग किया जाए तो यदि सैन्य बलों के द्वारा अपनी शक्ति का मनमाना दुरुपयोग किया जाए तो उनके विरुद्ध सामान्य न्यायालय अंडरलाइन, और सामान्य न्यायालय में ये तीनों कोर्ट आते हैं, मैंने बता दिया था आपको। सामान्य न्यायालय में भी कार्यवाही आरंभ की जा सकती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अब बता दिया। जबकि कोई भी आर्मी के ऊपर सामान्य न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। समझ में आ रही है? इसी निर्णय को बदलने के लिए बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि इसको वापस लीजिए, क्या कर रहे हो आप, हमारे जो है कमांडर्स या आर्मी सोल्जर्स का जो है मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे तो कोई भी पुलिस वाला उसको अंदर कर सकता है, कोई भी आम नागरिक जो है उसको अपील के माध्यम से उसके खिलाफ एफआईआर कर सकता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, आसपास लगा हुआ है, उसके बावजूद और आर्मी ऑफिसर को पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है, ये तो गलत। अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय के इसी निर्णय के खिलाफ या विरुद्ध अवकाश प्राप्त सैन्य अधिकारियों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका PIL, कोष्टक में कर लेना PIL, उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है, जिससे सैन्य अधिकारियों को वही संरक्षण उपलब्ध हो सके। निष्कर्ष देखिए, आप आसपास कंप्लीट हो गया है, तुम्हारा आर्टिकल 34 भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इसमें से कोई भी अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आप इसी तरीके से आंसर लिखोगे। समझ में आ रही है? निष्कर्ष में हमेशा आपको मैंने बताया था आपको वर्तमान को देखते हुए भविष्य लक्ष्य आंसर देना चाहिए। आपको हमेशा देखा था, ना तो सरकार की आलोचना करनी है और ना ही इस आसपा का विरोध करना है। आपको इन दोनों से बच करके एक बीच का रास्ता निकालना है और वो ही आपका निष्कर्ष होना चाहिए। समझ में आ रही है? निष्कर्ष किस तरीके से देंगे हम, लिखिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक राज्य में समाज में विद्यमान समस्याओं का भी समाधान लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक रूप में होना चाहिए। लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक रूप में होना चाहिए।
इसलिए आसपा या अपसपा के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने एवं इसे क्रमिक रूप में हटाने पर, यानी कि धीरे धीरे क्रमिक रूप में हटाने पर भी विचार होना चाहिए। ये निष्कर्ष हो गया आपका। और आर्टिकल 35 बचा हुआ है। आर्टिकल 35 में सिर्फ इतना है कि जितने भी मूल अधिकार हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके लिए विधि का निर्माण संसद करेगी। सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी हुई है, उसको मैं करवाऊंगा नहीं, ठीक है। और आपका जो है फंडामेंटल राइट्स आज से यहां से कंप्लीट हो चुके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, लेक्चर्स को देखने के लिए। और ये वीडियो स्पेशल यूपीएससी प्लस पीसीएस के लिए बनाए गए हैं। और आप वीडियो को देख तो लेते हो दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, हमको भी अप्रिशिएट मिले, थोड़ा सा सहयोग मिले आपका, और हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगे, आपको खुशी हो कि हम जो है हमारा सपोर्ट कर रहे हो और हमारे जो है देखने वाले व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर पढ़ाई में कोई कमी, मतलब आपको कमी महसूस हो रही हो, या कोई दिक्कत हो रही हो, या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें राय भी दे सकते हैं अपनी, या कि सर इस तरीके से पढ़ाइए, ये चीज समझ में नहीं है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी टॉपिक हो, इंडियन पॉलिटी का या ज्योग्राफी का, इसी चैनल पर ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी आ रहे हैं, तो आप उनको भी जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको अगली लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।